नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बात करेंगे हम सी टेट पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे, एग्जाम फतेह की बात करेंगे, चैप्टर की बात करेंगे, पेपर में आने वाले प्रश्नों की बात करेंगे, संभावित प्रश्नों की बात करेंगे, ईवीएस के पूरे निचोड़ की बात करेंगे। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर रहेगा, आवास का चैप्टर रहेगा। आवास के चैप्टर से सारे प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। साथ ही साथ साथियों, संभावित जो प्रश्न होने वाले हैं, पूरा आवास का कंक्लूजन यहाँ पे तैयार किया गया है। एक ही चैप्टर में हम पूरे आवास का चैप्टर क्लियर कर लेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको क्लासेज मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, आवास का चैप्टर है, जिसमें मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, जंगल में रहने वाले जीव, पेड़ पर रहने वाले जीव, पानी पर रहने वाले जीव, ज़मीन पर रहने वाले जीव, ज़मीन के अंदर रहने वाले, उभयचर, ये सारे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। शेर, कुत्ता, हाथी, हिरण, मुर्गी, घोड़ा, बैल, गाय, चूहा, ये सारे आवासों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि 2 नंबर का जो है आपका इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी लोग तैयार हैं? जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? देखिए, 2 मंजिल में जिसमें नीचे पे आपको पशुओं को रखते होंगे, ऊपर अपने रखते हैं, तो वो कहला जाता है आपका कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र। वह होगा जम्मू एंड कश्मीर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पक्षी जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता हो। फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। तो आप सभी लोग जानते हुए कौन सा होगा? फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? देखिए, बर्रैया, चींटी, दीमक, ये तीनों ऐसे मधुमक्खियों या कीट की भांति रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। लेकिन मकड़ी अकेले रहती है। देखते होंगे, मकड़ी अकेले जाले का निर्माण करती है, वह झुंड में साथ में नहीं रहती। बाकी अदर झुंड में यह समूह कॉलोनी और बस्ती के माध्यम से रहते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान का लक्षण दिया गया है कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गाँव की भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यह गांव दोस्तों असम राज्य में होना चाहिए, कि ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 10 से 12 फुट के ऊंचे पर मकान असम राज्य में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि भारी वर्षा के कारण। ठीक है। देखिए, असम में भारी वर्षा होती है, तो वर्षा में गाँव में घर में बनाने की जो प्रक्रिया होती है, पहला होता है मकान मजबूत बाँस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और मकान की छतें ढालू होती हैं। ये इनके हैं असम राज्य के मकानों के विशेषताएं या लक्षण कह सकते हैं। ये अगर 4 पॉइंट दिखे तो असम राज्य के ऑप्शन पे कर लेना है। अगला ऑप्शन, नीचे दिए गए विशेषताओं पर विचार करना है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट पर ऊंचाई है। अगर देखिए 10 से 12 फुट ऊंचाई दी हो या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई दिया हो कि इससे खंभे पर घर बना जाते हैं, तो वह असम राज्य ही होता है। ठीक है। पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें या लकड़ी के फर्श। अब नीचे आपको बताना है, नीचे क्या बताना है कि लेह और लद्दाख, यहाँ पे दिया गया है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर
दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए लेह और लद्दाख में देखा जाए तो कौन कौन सी पाई जाएंगी, ऊपर देखेंगे तो लेह लद्दाख में पहले निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इसके बाद पत्थर गारा चूने की मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होता है। लेह लद्दाख क्योंकि बर्फीला इलाका है। ठीक है, तो ए डी ई ऑप्शन देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेह और लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में सभी लोग जानते हैं, जहाँ ठंड की अधिकता होती है, बर्फबारी भी होती है और यहाँ के मौसम अनुकूल बनाए जाते हैं। तो घरों की विशेषताएं क्या होती है लेह लद्दाख में? घरों की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती, पत्थर गारा चूने से मोटी दीवारें होती है और लकड़ी का फर्श होता है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा लेह और लद्दाख के घरों की बात करते हैं। अगला है एस्किमो अपने इल्लू का निर्माण बर्फ़ से करती है, इसका कारण क्या है? देखिए एस्किमो अपने घर का निर्माण इल्लू से अगर कर रही है, इसका 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका जो मेन कारण रीज़न होता है वह आपका होता है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जो अंदर की गर्मी है वह बाहर जाने से रोकती है। तो एस्किमो अपने घर में क्या है, इग्लू का निर्माण करते हैं। इग्लू का निर्माण आपने समझ लिया। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों में यह निवास करने वाली एक जनजाति है इग्लू एस्किमो, जो बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण करते हैं, बर्फ़ से ही कर देते हैं। और इनको घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। यानी बर्फ़ से बने हुए घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और एस्किमो बर्फ़ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि ताकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता रहता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी अच्छा दिया गया है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ जिस गांव के एक छात्र ने अपने विषय में लिखा है। गांव के एक छात्र ने अपने विषय में लिखा है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारी धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे घर बने होते हैं। मजबूत बांस के खंभों बनाया जाता है और अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो 10 से 12 फुट ऊंचाई बांस के खंभों से घर, यानी कि कौन सा राज्य हो जाएगा गांव? उसका असम राज्य में गांव हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असम में लगभग दोस्तों 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है और मौसम हमेशा इनमें आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए यहाँ के घरों के मजबूत खंभों के बनाए जाते हैं। अगला, कोई पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? तो कोई पक्षी जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वह दोस्तों कौवा पक्षी कहलाता है। ठीक है, ये C-TET में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, संभावित प्रश्न होंगे। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारों को फर्श इसलिए लीपा जाता है ताकि कीटों को जो है दूर रखने या कीटों को दूर रखा जाए। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? देखिए सीमेंट, लोहा, पत्थर, ये तीनों आते हैं, लेकिन स्कूटर जो है ये ऐसी सामग्री जो घर बनाने में कार्य में नहीं आती है। तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज भी करते हैं, इससे पता चलता है आप क्वेश्चन पे कितना विश्वास है आपका, कितना आपने पढ़ा है। अगला है, बंदर, शेर तथा चूहे क्रमशः हैं। तो बंदर का घर, शेर का घर और चूहे का घर बताना। देखिए बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? स्वयं का नीड़ मतलब स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है। तो सभी लोग जानते हैं वह पक्षी और कोई नहीं, कोयल है। कोयल और कौवा रंग रूप में एक समान होते हैं। तो कोयल क्या करती है, कौवे के नीड पर अपने अंडे देती है और कौवा बेचारा सेलता पालता है। जैसे बड़े हो जाते हैं उड़ जाते हैं, क्योंकि रंग रूप में एक है तो कौवा पहचान भी नहीं पाता कि उसका बच्चा है कि कोयल का है। ठीक है, तो कोयल जो है पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे वे चिकनी रहे, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या कीट दूर रहे। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए इसलिए किया जाता है ताकि कीट दूर रहे। कीट क्या है, कीट जो है आते नहीं हैं।
अगला, कुत्ता मछली का आवास क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, कुत्ता नाम दे दिया जाता है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुत्ता मछली का आवास स्थान जो होता है वो आपका समुद्री है, ठीक है, क्योंकि यह कुत्ता जो मछली है ये किस से संबंधित है? तो समुद्री शार्क परिवार से आपके यह संबंधित मछली हो जाती है कुत्ता मछली। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कच्चे घरों की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं होती? यानी जो कच्चे घर हैं उसकी क्या मुख्य विशेषता नहीं होती, ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, कच्चे घरों की जो विशेषता होती है कि दीवारें कच्ची ईंट की होगी, झोपड़ियों से अधिक मजबूत और स्थायी होती है, इन पर चूने की पुताई होती है, लेकिन इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है, ऐसा नहीं है, विशेषता नहीं है, गोबर से लीपना कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। विशेषता आपकी कौन सी है? ए, बी और डी, ये हमारी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है? तो सफ़ेदी में उपस्थित जो चूने की उपस्थित होती है जिसके कारण कीड़े मकोड़े जो है नाश हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जो जलवायु पाई जाती है वह आपके टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, इग्लू के फर्श पर वखाल क्यों बिछाए जाते हैं? इग्लू यानी जो बर्फ़ से बना हुआ घर होता है, वहाँ पे फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि घर को गर्म रखने के लिए बिछाए जाते हैं। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं? तो उष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें घर की जो दीवारें हैं वह मोटी दीवारें जो है बनाई जाती हैं। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है मकान, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं? देखिए, भूकंप रोधी, ये स्थायी में देखा जाए तो स्थायी घरों के संबंध में आपका यह कथन नहीं है कि भूकंप रोधी हो, लेकिन हाँ बहुत अधिक मजबूत है, टिकाऊ, अधिक समय तक चलने वाले और सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने घरों के संबंध में कथन सही दिया गया है स्थायी घरों में, लेकिन भूकंप रोधी ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गलत दिया गया है। अगला, तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या होता है? तो जो तंबू जो लगाए जाते हैं उसका प्रमुख कारक होता है शिविरों का आयोजन करना, आश्रय प्रदान करना या प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा। इन सभी रीजनों पर, कारणों पर, कारक पर जो है तंबुओं को लगाया जाता है। अगला है, ग्रामीण अधिवासों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? देखिए, ग्रामीण अधिवासों में गांव, नगरीय गांव और ग्रामीण सेवा केंद्रों को शामिल करेंगे, लेकिन ग्रामीण विकास केंद्र को आपको ग्रामीण अधिवासों में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नगरीय बस्तियां इनमें से जो है कौन सा कार्य नहीं करती है? यानी ये जानना जरूरी कि नगरीय बस्तियां क्या कार्य करती हैं? औद्योगिक, प्रशासनिक, सुरक्षात्मक, लेकिन आपका ग्रामीण सेवा केंद्र या आपके नगरीय बस्तियां का कार्य नहीं होता है। नगरीय बस्तियां का कार्य क्या होता है? औद्योगिक, प्रशासनिक और सुरक्षात्मक। अगला, नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती? देखिए, नगरीय आवास में श्रम विभाजन, पेशों का विशेषीकरण और सामाजिक समानता, इन तीनों विशेषताएं जो मिलती है आपकी, लेकिन सामाजिक समानता नगरीय अधिवास में यह विशेषता नहीं मिलती, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय अधिवास प्रायः मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें जो नगरीय अधिवास मिलते हैं वह प्रायः किस प्रकार के मिलते हैं? तो नगरीय गांव मिलते हैं। किस प्रकार के? नगरीय गांव मिलते हैं। अगला, पाइपों द्वारा अवशिष्ट को विसर्जन की व्यवस्था क्या होती है? जी हाँ, पाइप के द्वारा जो अवशिष्ट होते हैं उनको विसर्जन किया जाता है, और ये जो व्यवस्था होती है यह प्रसंस्करण केंद्र में होती है। कहाँ पे होती है? प्रसंस्करण जो केंद्र होता है वहाँ पे होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास बनाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो जुलू जाति होती है यहाँ के लोग जो अधिवास बनाते हैं, किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? मधुमक्खी प्रारूपी अधिवास बनाते हैं।
झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? जी हाँ, जो झोपड़ी की छत होती है उसमें लकड़ी के फट्टे को जो है दीमक से बचाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो वह लकड़ी नीम या कीकर है, क्योंकि ये कड़वी होती है और इनमें क्या है, दीमक इन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। रैन बसेरा क्या है दोस्तों? आपने नाम सुना होगा, कई जगह आपने नाम सुना होगा रैन बसेरा। तो रैन बसेरा जो होता है वह आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा स्थानों पर अस्थायी जो बस्तियां होती हैं उनको रैन बसेरा कहा जाता है। इसके बाद अगला है कि पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता क्या होती है? तो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की जो विशेषता होती है, इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। अर्थात पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता ये सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने अपने निवास एवं कार्य करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे बनाया था? तो मानव जो है यानी आप और हमने जो है अपने निवास और कार्य करने के उद्देश्य से जो है किसे बनाए हैं? यह हमारे पूर्वज अधिवास को बनाए हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल करें, किसको शामिल नहीं करेंगे? स्थायी अधिवास के निर्माण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप किसे शामिल नहीं करेंगे, सभी बताइए। देखिए दोस्तों, समतल भूमि की उपलब्धता, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा और सुरक्षा की भावना, इन तीनों का जो है कारकों पर आप शामिल करेंगे स्थायी अधिवास के लिए। लेकिन निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता हो, ये आपका शामिल इसे नहीं करेंगे, डी ऑप्शन को शामिल नहीं करेंगे। बाकी समतल भूमि की उपलब्धता, जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा और सुरक्षा की भावना, इन सभी को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, बुशमैन जाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो बुशमैन जाति के होते हैं लोग, वह किस प्रकार का अधिवास का निर्माण करते हैं या बनाते हैं? तो वह दोस्तों अस्थायी अधिवास बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है? ऐसी जाति जो स्थायी अधिवासों का निर्माण करती हो, उस जाति का नाम क्या है? उस जाति का नाम है संथाल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि गृह यानी फार्म स्टेड समांतर नहीं मिलते हैं। तो कृषि गृह जो होते हैं कहाँ पे नहीं मिलते हैं, सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो कृषि गृह होते हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, लेकिन कृषि गृह यानी फार्म स्टेड आपके भारत में नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? दोस्तों, पूर्वा, फार्म स्टेड और नगर, ये तीनों मानव अधिवास के रूप में हैं। लेकिन जो गलियां हैं ये मानव अधिवास के रूप में नहीं होती। गलियां जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, नाम ने सुना होगा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, तो वो गलियां हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवास नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि फार्म स्टेड, पूर्वा, ग्राम, ये सारे हमारे ग्रामीण अधिवास हैं, लेकिन जो नगर होता है ये ग्रामीण अधिवास में नहीं आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, प्रिपरेशन को बेहतर करना है और पर्यावरण में 30 नंबर पक्का करना है। साथियों, मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? जो मरुस्थलीय भाग होते हैं उनमें सामान्यतः ग्रामीण अधिवास जो मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं? तो आयताकार प्रारूप में मिलते हैं। किस प्रकार? आयताकार। अगला जो प्रश्न है कि स्वास्थ्यप्रद का मकान वह है, स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें, यानी अच्छा मकान, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो वह मकान होगा जिसमें शुद्ध हवा और रोशनी का आवागमन हो, गंदी हवा को निकालने के लिए रोशनदान भी हो, नालियाँ साफ और ढकी हुई हो, यानी ये सभी जो है स्वास्थ्यप्रद मकान होने चाहिए। ये स्वास्थ्यप्रद मकान हो सकता है जब ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, उपस्थित हो, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य यहाँ पे क्या हो जाता है? तो बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य जो तथ्य हो जाता है, इनमें जो है परस्पर भिन्नता होती है। बहुमंजिली इमारतों में क्या होता है? इनमें क्या है? परस्पर भिन्नता पाई जाती है।
अगला, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? जो मरुस्थल में रहने वाले जंतु होते हैं वह दिन में अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो दिन में अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के क्या कहते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं। दोस्तों, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार की जो भूमि भवन निर्माण है हेतु जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और वह होती है, सभी लोग बताइए, पथरीली भूमि। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपका कौन सा है, केवल ये पूछा जा रहा है किस प्रकार भवन निर्माण हेतु उत्पन्न होती, तो पथरीली भूमि, क्योंकि ठोस होती है। ठीक है, तो पथरीली भूमि भवन निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? यानी नेगेटिव ऑप्शन है, यानी ये जानना जरूरी है कि एवं पत्थर जो है राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में जो उपयोग किए जाते हैं उन पत्थरों को पहले आपको जानना जरूरी है। तो पत्थर है संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंड स्टोन। लेकिन घिया पत्थर जो सिलखड़ी होता है यह राजस्थान में फर्श बनाने में उपयोग नहीं होता, क्योंकि गर्मी में यह आपका कारगर सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, अगला, निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं भवन निर्माण सामग्री में ईंट पत्थर भी लगता है, एस्बेस्टर की चादरें भी लगती हैं, सीमेंट चूना पत्थर, यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है ये भवन निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है। तो आई होप आपने शिक्षावर्ती नंबर टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर को, जहाँ पर आपका जो फैमिली है 1,33,000 से संबंधित फैमिली है और 2,500 से अधिक क्लासेज आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो आपके तैयारी को पक्की करती है, आपके प्रोफेशन को बेहतर करती है, जहाँ पे राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज की बात की जाती है। तो डेली आपको 11 AM पे मिलिए EVS की क्लास में, 7 PM में आपकी क्लास आएगी CDP सिद्धांतों की, मनोवैज्ञानिकों की। तो प्रोफेशन को बेहतर कीजिए, बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, बाकी और भी क्लासेज हैं जो आपके प्रोफेशन को बेहतर करती हैं, आपकी तैयारी को पक्की करती हैं। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।